चलो भाई थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, गुडविल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, हालांकि गुडविल हमारा ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है, बट गुडविल के ना कुछ अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों से नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ फंस जाओगे फिर बोलोगे भैया आपने तो ऐसे क्वेश्चन कराया ही नहीं, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन करने के लिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल, ये लोग डी को एडमिट करते हैं फॉर इक्वल शेयर, इक्वल शेयर मतलब 1/4 हो जाएगा, बिकॉज पहले 3 थे अब 4 हो गए। देन उसके बाद फॉर दिस पर्पस गुडविल को हम क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे 3 ईयर परचेज के बेसिस पे, जो कि एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करोगे आप पिछले 5 सालों के। अब देखो ये क्वेश्चन में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का डाटा दिया हुआ यहां तक, अगर ये क्वेश्चन इतना सा होता ना तो मैं करवाता ही नहीं, शायद आप लोग अपने आप कर लेते, पर लास्ट में जो ये एक लाइन ऐड कर दी ना इसने, ये वाली, केवल इसकी वजह से क्वेश्चन की वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है, अच्छी एडजस्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, 1 अक्टूबर को 2017 में एक 2016 में एक कंप्यूटर खरीदा गया है जिसका प्राइस कितना है, 40,000 का, इसे परचेज किया गया है, और मैंने इसे गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, कहां पे, ऑफिस के एक्सपेंसेस अकाउंट में, जिसके ऊपर डैप लगना चाहिए कितने रुपए का, 25% के हिसाब से पर एनम, और आपका काम क्या है, गुडविल कैलकुलेट करना। नाउ द पॉइंट इज कि परचेज ऑफ कंप्यूटर, क्या ये मेरा खर्चा है, नहीं, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, ये मेरा एक तरीके का फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि एक्सपेंसेस के ऊपर कभी भी डैप नहीं लगता, ठीक है। हमने क्या गलती करी है इसमें, हमने इस वाले इसमें ये परचेजिंग यहाँ पे हुई है ना, तो इसको मैंने गलती से फिक्स एसेट्स में डालने की जगह क्या कर दिया, मैंने इसको बिजनेस का एक्सपेंस बना दिया, इसीलिए मैंने कहा रिकॉर्ड कर दिया, इसको डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट इंपैक्ट करेगा। तो आपको अब इसे ठीक करना है, तो ठीक करोगे तो क्या होने वाला है, अच्छा इस डेट को परचेज अगर किया गया है यहाँ पे 1 अक्टूबर को 2016 में, ठीक है, तो इस वाली डेट से कौन से वाले ईयर का प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है वो इंपैक्ट करेगा, 2016-17 के बीच में खरीदा गया है ना ये, तो 2016-17 का प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा, इधर 31 मार्च 2017 में, दैट मींस जो ये वाला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रॉफिट में पहले इसके एडजस्टमेंट्स डालनी पड़ेंगी, तो 40,000 का खर्चा जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है, अगर आप इसको खर्चे से हटाकर दोबारा से यहां डालोगे फिक्स एसेट्स में, तो क्या इंपैक्ट आएगा, खर्चा कम हो जाएगा इस वाले ईयर का, अब खर्चा कम होने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो क्या लिखोगे आप, परचेज ऑफ कंप्यूटर के नाम से जो हमारे पास डाटा था वो हमने क्या कर दिया, प्लस कर देंगे, कितने रुपए का, 40,000 का। बट जैसे आपने इसको एक्सपेंस से हटाकर फिक्स एसेट्स में ट्रांसफर किया, तो ये अपने साथ एक नया एक्सपेंस लेके आएगा जिसका नाम क्या है, डेप्रिशिएशन, और डेप्रिशिएशन किस साल में लगेगा, इसी साल में लगेगा और इसी रेट पर लगेगा, है ना, तो उस ईयर में हम क्या करेंगे, डेप भी माइनस करेंगे, तो माइनस डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर कितना आएगा, 25% आएगा, तो 25% पूरे साल का बनता है कितना, 10,000, लेकिन अक्टूबर में खरीदा गया कंप्यूटर है, तो डेप कितना लगेगा, 6 महीने का, 6 महीने का डेप कितना आता है, 5,000 का, तो ये 5,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जैसे आपने माइनस किया तो मेरा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, कौन से साल का, 2016 और 17 का प्रॉफिट कितना आता है, 2,20,000 रुपए। डन, पॉइंट समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके साथ एरिया कवर अप किया, ये वाला, ये एडजस्टमेंट वाला एरिया था जो मेरे को यहाँ रिकॉर्ड करके दिखाना था। अब ये जो मैंने पार्ट कवर किया है ना, ये क्या है, दिस इज द वर्किंग नोट्स एरिया, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट किस वाले साल का, 31/3/2017 वाला, जो कितना गिवन था क्वेश्चन में, ये, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे आप, वर्किंग नोट्स, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, जो एडजस्टेड प्रॉफिट था ये वाला। देन अब मुझे क्या करना है, अब हमें निकालना है फर्स्ट पॉइंट, जो हम हमेशा हमेशा करते हैं, क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा मेरा, 60, 1.5 लाख, 20,000 का क्या है मेरा इसमें लॉस है, तो ब्रैकेट, देन उसके बाद 2 लाख का दोबारा से प्रॉफिट, देन उसके बाद फिर से लास्ट में 2,20,000 का ये हो गया मेरे पास प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा अमाउंट सारा मिलाकर, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख 10,000,
6,10,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 1,22,000। अच्छा, अब इसी को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? गुडविल। तो गुडविल कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, कितना आने वाला है? 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज? 3 साल का। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर 366। ये हमारा मेन आंसर हो गया। डन। एडजस्टमेंट्स क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके 3-3 नंबर में आ सकते हैं। तो ये अगर एडजस्टमेंट्स मिलती है तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या है? खर्चे को हटाओगे और फिक्स एसेट में जब कन्वर्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज करेगा और वो एक नया खर्चा लेके आएगा डेप्रिसिएशन के नाम का। ठीक है, ये लिख लो सारे पहले। हाँ जी, देखो हमारे पहले साल क्लियर है वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, लास्ट जब हमने कल क्वेश्चंस किए थे ना, मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे, एवरेज प्रॉफिट के भी कराए थे, है ना? हमने एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस भी किए थे, सुपर प्रॉफिट के तो भर भर के किए थे, कैपिटलाइजेशन मेथड वाले क्वेश्चंस भी किए थे जहां पर हमने एवरेज वाला भी कवर कर लिया था और सुपर वाला भी कवर कर लिया था। इन सबके अलावा एक मेथड और होता है मेरे पास, विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना? इसका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं जहां पर हम लोग ये वाला मेथड से क्वेश्चन यूज करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स जो आपकी बहुत अच्छी हर टाइप ऑफ मेथड में यूज हो सकती है। मतलब एवरेज प्रॉफिट में तो यूज हो सकते हैं आराम से, एवरेज में भी, यहाँ वेटेड एवरेज में भी यूज हो जाती है आराम से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इंफॉर्मेशन दे रखी है एक बिजनेस फर्म की, जो क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज कि हमने प्रॉफिट कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है? 2013 में कमाया 40,000 का, 14 में कमाया 50,000 का, 15 में कमाया 6,000 रुपए का, 60,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब इस वाले पॉइंट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1,000 रुपीज इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2014। मतलब इस वाले साल के प्रॉफिट में, ठीक है, 2014 के प्रॉफिट में जो कि 50,000 का है, इस वाले प्रॉफिट में 1,000 रुपीज का एक इनकम इंक्लूड है जो नॉन रिकरिंग है। व्हाट इज नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग मतलब एबनॉर्मल कह सकते हो, या फिर जो रेगुलर बेसिस पर नहीं आ रही है। रिकरिंग मतलब जो रेगुलर आ रहा है, तो रेगुलर इनकम को हम इनकम बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर जैसे सेल्स है हमारा, एक बिजनेस में सेल्स तो रेगुलर होती है ना, दैट मींस वो रिकरिंग नेचर की होती है। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग हमारे क्या बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है वाला? नहीं, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? पहले प्लस किया था, अब क्या करेंगे? इसे सिंपली माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट ऑफ 2013, कौन सा वाला प्रॉफिट? 2013 मतलब ये वाला प्रॉफिट 40,000 वाला। इसमें क्या लिखा है? हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज सामान जल गया था हमारा फायर में। क्या लगता है ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस में आ सकता है? नहीं, बिकॉज ये आपका नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये भी क्या है? नॉन रिकरिंग है। हम हर बार आग थोड़ी लगाएंगे हर साल। तो ये क्या पहले माइनस किया था, अब क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, कह रहा है गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हो रखा, लेकिन फ्यूचर में हम इसका इंश्योरेंस करवाने वाले हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम इसका कितना रहने वाला है? 400 रुपए पर ईयर। मतलब ये आपका नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, और हमने ये बिजनेस एक्सपेंस इस साल तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज ईयर एक्सपेंस तो है ही ना मेरा। तो माइनस नहीं किया था तो क्या करेंगे? अब माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या? सारे साल में से नहीं, किस साल का है ये? अच्छा, लिखा नहीं है तो सब में से माइनस करना पड़ेगा आपको फ्री है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने किसी में से माइनस नहीं किया। नेक्स्ट क्या है? रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ अ प्रोप्राइटर, कितने रुपए का? 6,000 का पर ईयर, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू द अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसे हमने यूज नहीं किया तो करना चाहिए, क्योंकि गुडविल के लिए ये खर्चे की तरह से ट्रीट होगा, तो हमने माइनस नहीं किया था, इसलिए हम क्या कर देंगे? इसे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कह रहा है प्रॉफिट जो 2015 वाला है उसके अंदर एक इनकम इंक्लूड है, किस कौन सी वाली? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनकम है इन्वेस्टमेंट वाली, कौन सी? 5,000 की। तो क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा बिजनेस नेचर का इनकम है? नहीं, पहले प्लस किया होगा, अब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आपका काम क्या क्वेश्चन में? गुडविल निकालो 2 ईयर परचेज के बेसिस पे, जो कि वेटेड एवरेज पे आप यूज करोगे। कितने सालों का? पास्ट 3 ईयर्स का। एप्रोप्रिएट वेट वगैरह मुझे देना है 1, 2 और 3। देन तो सबसे पहला मेरा काम क्या है?
मेरे को सॉल्यूशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। यहां निकालो ये क्या, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, कि हमने एक्चुअल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया, कितना निकाला है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का ना आसान तरीका क्या है, जब आपको एक से ज्यादा एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं ना ऐसी वाली, तो क्या करो, ईयर के प्रॉफिट से ऐसे लिखा करो आप सारे, पर्टिकुलर 2013 का प्रॉफिट, 2014 का प्रॉफिट हो गया मेरा इधर, देन उसके बाद 2015 का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट्स हमारे पास कितने गिवन है इसके अंदर, तो सबसे पहला काम क्या हमारा, 2013 में कितना प्रॉफिट कमाया हमने, 40,000 का। देन उसके बाद इधर 50,000 का 14 में कमाया था, और 15 में कमाया है 60,000 का, ये प्रॉफिट्स है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है, ये प्लस करेंगे माइनस, लिखा था ना, नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग इनकम जो भी हमारे पास है, किस साल की है ये, 2014 वाली, तो 14 में से माइनस करेंगे कितना, 1,000 माइनस। ठीक है, बाकी में नहीं होगी ये डैश। उसके बाद 2013 के अंदर 6,000 का प्रॉफिट क्या करेंगे, प्लस, यहां लिखेंगे प्लस किसका, लॉस बाय फायर, ये वाला एडजस्ट हो जाएगा, और ये बाकियों में नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करेंगे सब में से, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 400 रुपीज का नेगेटिव हर किसी में से। देन उसके बाद लास्ट वन ई वाला, रेम्यूनरेशन देना है किसको, पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स की सैलरी। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर जो ऑनर हमारे पास अवेलेबल है, उसकी सैलरी कितनी है, 6,000 रुपए। तो हर एक ईयर में से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, 6,000 6,000 6,000। लास्ट वाला क्या है, प्रॉफिट है मेरा, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो पहले प्लस किया था, माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कितनी है ये, 5,000 2015 में है केवल, तो केवल यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे आप, तो पहले प्लस किया था, अब इसे माइनस कर लेना। ठीक है, सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अब क्या होगा, अब हमारा यहाँ से निकलेगा दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट्स। ठीक है, यहाँ से हम अपने पास निकाल लेंगे अपना कितना हमने एक्चुअली में कमाया है, वो आ जाएगी, सारी वैल्यू निकालो टोटल प्लस करके। तो देखो 6 और 6 माइनस ही हो गए सीधे सीधा, यहाँ से कट गए, तो 400 माइनस करने हैं, 39,600। इस वाले में 50,000 में से 7,400 माइनस कर दो, 42,600। ठीक है, फिर उसके बाद से 6,000 11,400 माइनस कर लो, 48,600। डन डन, तो ये मेरा क्या है, दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें क्या निकालना है इसमें, वेटेड एवरेज ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक छोटा सा टेबल क्रिएट करवाया था, मैंने आपको बताया था टेबल क्रिएट करेंगे आप, तो टेबल कैसे क्रिएट होगा, क्या क्या चीजें उसमें रिकॉर्ड होती है हमारी। ठीक है, कितने प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है, डिटेल्स बनाएंगे सारी। तो ये हमारे ज्यादा बड़े कॉलम तो नहीं, छोटे छोटे कॉलम्स बनते हैं। क्या क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है ईयर, उसके बाद यहाँ पे आएगा एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने अभी भी निकाले, देन उसके बाद इधर वेट, उसके बाद इधर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ईयर हमारे पास 2013 का है, 14 का है और 15 का है, तो प्रॉफिट्स कितने आए थे, 39,600, 42,600, 48,600। नाउ वेट कैसे देने हैं, ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, हाईएस्ट वेट मिलता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई ऑल दी वैल्यूज। ठीक है जी, तो ये मल्टीप्लाई करके निकाल लो सारी वैल्यूज, कहाँ गई हमारे पास, नहीं आ रही है भाई। 42,600 मल्टीप्लाई बाय 2 850,200। ठीक है, उसके बाद 48,600 मल्टीप्लाई बाय 3 5,800। अब लास्ट में हम क्या करते हैं इधर टोटल, तो वेट का भी टोटल करेंगे और इनका भी टोटल करेंगे, 85,200 39,600, तो ये आता है मेरा कितना, 27,600। डन। तीसरा स्टेप क्या होगा, अब आप क्या निकालोगे, अभी गुडविल नहीं आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां से निकलेगा, अब इसके बाद निकलता है। तो क्या करते हैं इसके लिए, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, तो ये कितना आया था,
600 डिवाइड बाय में 6, ये आ रहा है 45 100। अब आएगा गुडविल, जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, देख लेते हैं अभी। तो ये आ रहा है 45 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ये निकाल लो, ये कहाँ है मेरा प्रॉफिट, गुडविल कहाँ है, गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज को यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, फाइनल आंसर 90,200 रुपीज। डन। इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन ने क्या बोला कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे नहीं किया, लेकिन वो बिजनेस एक्सपेंस तो है, ठीक है। अब बिजनेस एक्सपेंस है तो वो कह रहा है कि अब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए करेंगे, तो सारे ईयर में से प्रॉफिट वो माइनस होगा, बिकॉज इंडिविजुअल किसी ईयर के बारे में तो बात बताई नहीं उसने कि पर्टिकुलरली इस ईयर में हमने मिस किया, इसीलिए। हाँ जी, अगर किसी भी एडजस्टमेंट ईयर में लिखना है कौन सी ईयर की है तो फिर वो सब नहीं लगानी है, वैसे मेंशन करके देगा, नॉर्मल नहीं देगा, सब में मेंशन करना है आपको, ठीक है। जैसे एक पॉइंट आता है इसमें भी आएगा, एक क्वेश्चन और आएगा इसका, ऐसा ही है। ये हो गया, अभी आएगा एक क्वेश्चन और मिलेगा, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है, अभी करना पड़ेगा। हाँ हाँ 1 2 3 लेना है, हमेशा ये ध्यान रखो। देखो सबसे ज्यादा नंबर किसको, अगर आपको नंबर देना है तो पिछले साल के प्रॉफिट को सबसे ज्यादा नंबर दोगे। अगर आप कंपैरिजन करो, मैं करंट ईयर में जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो किसके बराबर होना चाहिए या फिर किसके आसपास होगा, जस्ट प्रीवियस ईयर के आसपास होगा ना, तो इसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, फिर उससे प्रीवियस ईयर वाले को, फिर उससे प्रीवियस ईयर वाले को, ठीक है। ऐसे सीरीज देनी है, 15 को 3, फिर इधर 2, फिर इधर 1, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ गिवन करके देता है, तो यहाँ गिवन करके दिया हुआ ऑलरेडी, द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज। अगर ये गिवन करके ना देगा तो आप ऐसे यूज करना, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में चले जाना 3 to 1, प्रीवियस ईयर से, यहाँ से बैक जाओगे ना तो रिवर्स ऑर्डर में 3 to 1 ऐसे। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसके लिए 6 नंबर के आसपास क्वेश्चन मिल जाएगा, वेट जब गिवन नहीं है तो। वैसे तो वेट गिवन के, जैसे 5 साल का प्रॉफिट है और करंट ईयर जो भी आपका गिवन है, ठीक है, इसके पीछे जो पिछले सब 5 साल है उनको सबको 5 4 3 2 1 ऐसे रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। वैसे वेट गिवन करके देता है, और गिवन देगा भी तो भी वो ऐसे ही निकाल के देगा, और कोई तरीका ही नहीं होता वेट लेने का। इसी वाले क्वेश्चन में अगर ये वाला सेगमेंट 2017 की जगह 16 अगर हो जाता तो इसका छोटा सा इंपैक्ट ये पड़ता कि जो ये 15,000 ना, ये वाला, ये वैल्यू आप यहाँ पे माइनस करते एक तो, और यही 15,000 रुपए आप यहाँ पे प्लस करते। क्यों? क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट कम हो रखा है, जिसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे वापस, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट भी मिल जाता तो इसको भी ध्यान रखना बस, ठीक है। इस साल के प्रॉफिट के अंदर अगर ये एडजस्टमेंट होती है वाली क्लोजिंग स्टॉक वाली, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मेरा, तो इस साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा। तो गलती मतलब 2 जगह है आपकी, इधर भी है और इधर भी। क्वेश्चन ने बता केवल एक ही जगह रखी है, ठीक है। तो इस साल का तो आपने ठीक कर लिया बाय सब्ट्रैक्टिंग द 15,000, है ना। तो यहाँ पे कैसे ठीक करोगे आप, तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होगी वो किस चीज की होगी कि मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्या है, वो ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा मतलब खर्चे ज्यादा, खर्चे अगर ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसे ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, दोबारा प्लस कर देंगे। तो इसे प्लस करना पड़ेगा इस वाले साल में, ठीक है। यहाँ प्लस कर देना बस आप, ठीक है। कोई नहीं भाई, सो लो, एग्जाम में भी सोने मिलेगा, सोने को मिलेगा, 3 घंटे बहुत है हमारे पास। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा इसमें खास और क्वेश्चंस लाइफ ऑफ नहीं है यार, डन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जो गुडविल के करवाने थे पेंडिंग वाले, इतने ही हमारे पास हैं अवेलेबल, ठीक है। अब आ जाओ सीधा चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन जो हम कवर अप कर रहे थे वही वाले, दोबारा से उसी पे चलते हैं। देखो जी, क्या एमसीक्यू किए थे बस, बड़े क्वेश्चंस नहीं किए थे।
मेरा कल का था 8 घंटे 5-6 घंटे। चलो देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल एरिया हमारे पास अवेलेबल है उसमें देखो क्या क्या चीजें हमें कवर अप करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल में बड़े क्वेश्चंस के अंदर है, छोटे क्वेश्चंस तो कल हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए थे जहां से एमसीक्यूज निकल के आए थे, और एमसीक्यूज का जो कल हमने कवर अप किया था ना, सेम वैसा ही पार्ट आपको यहाँ करना है। दीक्षा फोन रख दे बेटा। बेटा किसी को भी अगर अभी भी सीरियस नहीं हो ना, फोन चलाने का टाइम मिल जाता है तुम्हें क्लास के बीच में या फिर इस चीज के बीच में, तुम खुद ही अपने फ्यूचर को डिजास्टर के लिए तरफ लेके जा रहे हो। मेरे से मत बोलना बाद में जाके कि हाँ तुमने क्या कर दिया क्या नहीं किया। ठीक है, फाइनल एग्जाम में जाके नंबर किसी कम आए ना तो मुझे कुछ नहीं, मुझे 1 मिनट लगेगा सबकी रिकॉर्डिंग निकालने में और दिखाने में। ये तो हाल है इन लोगों का, मतलब मेरा दिमाग खराब है, 3-3 4-4 घंटे लगा हुआ हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिलेगा? क्वेश्चन नहीं करा रहा इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लगे हो फालतू में, फोकस हिल जाएंगे सारी चीजों का। देखो जी क्या लिखा है क्वेश्चन में, सोहम, आशीष, विनेश और राशि पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मेरे पास 4:3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ये लोग डिसाइड करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाली है 2:1:1। मतलब मुझे क्या क्या मिल चुका है, ओल्ड रेशियो और नए रेशियो। देखो जब आप नए किसी भी क्वेश्चन को कवर अप करोगे ना, आप बड़े क्वेश्चन को इनफैक्टली आपको हमेशा रीड आउट करते टाइम ना जो जो मेन मेन आइटम है ना उनको अंडरलाइन कर लेना है। अभी तो मैं लिखवा रहा हूं आपको ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व का डाटा दिया हुआ है विच इज 80,000। क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है कितनी, 5 लाख रुपए की। अब देखो मुझे ना दो चीजें मिली क्वेश्चन के अंदर, पहला मिला मुझे जनरल रिजर्व विच इज 80,000 रुपीज, दूसरा मिला मुझे गुडविल कौन सा वाला, वैल्यूड वाला, जो कि कितना है 5 लाख रुपए का। क्वेश्चन ने क्या बोला है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो पार्टनर्स आपको जनरल एंट्री पास करनी है ऑफ द अबव अकाउंट किस टाइम पे, जब आपकी रेशियो बदल रही है। तो अब पॉइंट ये है कि आपको इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या करना है। पहला पॉइंट, किसी भी कल भी कल आपको जब रिवीजन चल रहा था हमारा तब समझाया था, जो वैल्यूड वाली गुडविल है ना, वैल्यूड वाली गुडविल हमारे पास इस पूरे चैप्टर में ना पूरा चैप्टर दो चीजों पे घूमता है। ये क्या क्या, या तो डिस्ट्रीब्यूशन या तो एडजस्टमेंट, इनके अलावा इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। या तो आप डिस्ट्रीब्यूट मारोगे या तो आप क्या करोगे, एडजस्ट मारने वाले हो। वैल्यूड गुडविल के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि वैल्यूड गुडविल हमेशा एडजस्ट ही करनी पड़ेगी आपको। रीजन, वैल्यूड गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो पैसा आपके खाते में होना चाहिए, मतलब बुक्स में होना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट में होना चाहिए। तब जाके आप देखोगे कि मैं ये करूं या फिर मैं ये करूं, और ये बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। जनरल रिजर्व कहां मिलता है, बैलेंस शीट में मिलता है। तो बैलेंस शीट में अगर मिलेगा तब मुझे सोचना है कि मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट मारूं या एडजस्ट मारूं। इसके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे आप कि कब एडजस्ट करना है कब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम कहां जाएंगे, सीधा सीधा अगर कुछ भी गिवन नहीं है दोनों में से क्या करूं, तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट, बस खत्म। ठीक है, अगर डाटा में इनके रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है कि एडजस्ट करूं या डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो सीधा हम डिस्ट्रीब्यूट मार देते हैं, एडजस्ट नहीं करते। कोई नेसेसरी नहीं है हमें, बिना उसके हम काम बिना उसके सिखाया था मैंने आपको कैसे एंट्रीज पास करोगे आप। कोई बात नहीं, निकाल लिए बहुत अच्छी बात है, बिना उसके भी काम चला लेंगे। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर। हमें शेयर निकालना है, रेशियो नहीं निकालनी। ठीक है, किसके लिए, फॉर गुडविल। अब ये ट्रीटमेंट ना आप हमेशा एडजस्टमेंट जब करोगे ना तब आप ये यूज करोगे, ये टेबल जो मैं आपके सामने बना रहा हूं अभी। ठीक है, क्या क्या करना है इसके अंदर, कैसे करना है, बहुत सिंपल सा, इसी से एंट्री निकल जाती है आपकी। पर्टिकुलर, सोहम, आशीष, विशेष और राशि, सिंपल काम। ओल्ड माइनस में न्यू शेयर, दैट्स इट। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, आप क्या करोगे, इस अमाउंट को 5 लाख रुपए को एडजस्ट करना है ना, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो रेशियो क्या है मेरी, ये 4:3:1, कितना अमाउंट आएगा 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और लास्ट वाला 50,000। अब इसमें अब इस बार यहां क्या करना है, नया शेयर, सेम अमाउंट को नई रेशियो में बांट दो। नई रेशियो क्या है, ये रही 2:1:1:1, कितना आ रहा है 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना मिलेगा 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख और यहां पे भी 1 लाख। जस्ट इनका डिफरेंस निकाल लो आप,
अब जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे ना, तो जो पॉजिटिव आ रहा है उसका तो कुछ नहीं, उसको क्या करोगे आप, पॉजिटिव वाले को सेक्रीफाइस, ठीक है। जो नेगेटिव आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको गेन बोलेंगे। तो ये क्या है, सेक्रीफाइस। यहाँ डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 50,000 का नेगेटिव बैलेंस है ना ये, तो ये क्या हो गया, गेन। तो देखो जनरल एंट्री बन गई मेरी। तो जनरल एंट्री क्या बनाओगे आप इसके अंदर, पहले वाले पॉइंट में। अब आप क्या करोगे, जर्नल। देखो इसके लिए तो इसके लिए कोई वर्किंग नोट्स की जरूरत नहीं है, इसकी तो एंट्री आप डायरेक्टली मार लेना, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी मेरी, इसके लिए गुडविल के लिए कर लो। गुडविल के लिए एंट्री क्या बनती है, गेन कौन कर रहा है, ये। तो कौन है ये, राशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है मेरा इधर, 50,000 50,000। क्या किया आपने, ये बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो ये हमारी गुडविल क्या हो जाती है, सिंपली एडजस्ट, खत्म। अब इसके बाद जनरल रिजर्व बचा हुआ है, इसका क्या करना है मुझे, डिस्ट्रीब्यूट। नाउ डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड। जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या एंट्री बनती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो सभी पार्टनर्स का नाम, तो हम आशीष, विशेष और राशि, सभी के कैपिटल अकाउंट डाल देना और हमारा ये एंट्री बन जाएगा ओल्ड रेशियो में। कितना अमाउंट आएगा इसका, कितना अमाउंट है, 80,000 है ना, कितना अमाउंट है, 32,000, 32, 24, 16,000 और ये 8,000। क्या किया आपने ये, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ लिखोगे आप बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दिस इज द एरिया फॉर 3 नंबर, ठीक है। 3 मार्कर में इतना काम आपको करना है। ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। एडजस्टमेंट एरिया जो हमारे पास है वो करने के लिए आप ये टेबल बना देना, हमेशा आपका टेबल काम करेगा, ठीक है। इस टेबल को मास्टर कर लो, रेशियो निकालना वो सब कैलकुलेशन बच जाती है आपकी, और कैलकुलेशन भी इजी है, क्योंकि रेशियो में ना आप छोटे छोटे रेशियोज निकालते हो सकता है एलसीएम लेने में गलती हो जाए, कैलकुलेशन में गलती हो जाए, यहाँ पे गलती चांसेस बहुत मिनिमम है, क्योंकि बहुत इजीली आप किसी भी आइटम को डिवाइड करोगे तो आराम से डिवाइड हो जाता है वो, ठीक है। वर्किंग नोट्स, हाँ ये वर्किंग नोट्स में ये वाला एरिया, ये वर्किंग नोट का एरिया है। या फिर आप एक काम, पहले वर्किंग नोट ही बना लो, फिर उसके बाद जो मेन एरिया है क्वेश्चन का क्या है, एंट्रीज पूछिए ना, तो ये आंसर मेन हो गया आपका, ये वाला एरिया मेन एरिया है। बट इसको करने के लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले वही कर लो, हमेशा अपना रॉ मटेरियल पहले तैयार कर लो, उसके बाद अपना मेन आंसर स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। डन हो गया। इस पूरे चैप्टर में 2-3 चीजों के पीछे फोकस करो बस। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी लैंग्वेज क्या है, और कब मुझे एडजस्टमेंट करनी है, इसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना और एडजस्टमेंट, देखो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए का मतलब क्या होता है, आप आइटम को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, इरेज कर रहे हो, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ठीक है। इसका मतलब बैलेंस शीट और बैलेंस शीट कौन सी है, ये ओल्ड और ये न्यू बैलेंस शीट। तो अगर कोई आइटम यहां लिखी हुई है तो उस आइटम का यहां पे ट्रांसफर नहीं होगा, तब आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि कोई भी आइटम आगे ट्रांसफर नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, पहले ही खत्म कर लो। इस वाले एरिया में क्या करना है, इस वाले एरिया में आगे आप उसके साथ कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करोगे तो भैया जिसको फायदा नुकसान हो रहा है बिना बात का, उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। देन चलो अब आ जाओ एक सॉल्व क्वेश्चन की बात, और अब इस वाले में देखो क्या करना है, सेम पार्ट है, सेम क्वेश्चन काइंड ऑफ गिवन है शायद, ठीक है। जनरल रिजर्व और आपको गुडविल गिवन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, करो स्टार्ट। सेम तो नहीं कह सकते, क्वेश्चन डिफरेंट है, मतलब डाटा सेम है, आपका वैल्यूज डिफरेंट है, बस निकालो। और किस किसका हो गया, मेरा मत देख, मैंने बहुत हो गया, और चलो भाई टाइम खत्म हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो तैयार हो जाओ अगले किसी और क्वेश्चन के मार्क्स छोड़ने के लिए, ठीक है। हो गया तो बताएगा वो, ठीक है। देखो तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये आपका नॉर्मल पार्ट हो गया, जहां पे हम लोगों ने क्या किया, केवल और केवल शेयर निकाल लिया। एंट्री में क्या क्या बन रहा है, दोनों गेन कर रहे हैं, ये दोनों गेन करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री में क्या होगा तुम्हारे पास, ए एम टू एस और टू आर,
तो फाइनल वैल्यू 15 30 एंड 15 30, 30 15 होगा इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30 और 15। नेक्स्ट उसके बाद गुडविल की एंट्री होगी, तो गुडविल के वो जनरल रिजर्व के लिए एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे एंड देन टू ए एम एस और आर, अमाउंट 90,000 का अमाउंट है, डिवाइड होगा 15 30 एंड 15 और 30, ठीक है। नरेशन मेंशन कर लेना प्रॉपर, उसके बाद ही एंट्री के मार्क्स पूरे मिलेंगे, अदरवाइज सब कुछ सही होने के बाद मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है भाई। चलो जी, तो ये अभी हमारा कंप्लीट है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एरिया देखो जी, क्या करना है अब इस वाले क्वेश्चन में ना एक छोटा सा पॉइंट और है तुम्हारे पास, विच इज IFR और WCC। इसको इसके एंट्रीज बनाओ। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ना एक एरिया ऐसा है जो आपको दिखाई तो दे रहा है बट आपने उसका ट्रीटमेंट किया नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट का कर दिया, क्या एंट्री डाली है, इन्वेस्टमेंट देखो IFR है कितने का, 20,000 का, और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू क्या है 30,000, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 20, कितना नुकसान हुआ 10,000 का। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी यहाँ पे, यहाँ जो एंट्री आप डालोगे इधर IFR अकाउंट डेबिट कितना 20,000 का, ठीक है। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट एक साथ ही डालनी है, अलग अलग तब जब सिनेरियो डिफरेंट बनेगा, फायदा होगा तब 10,000। अब जो बाकी 10,000 बच गया तुम्हारा, ठीक है, वो एक्स और वाई में बटेगा। अगर आपको अलग अलग करना है तो ऐसे करोगे IFR अकाउंट डेबिट 10,000 10,000 टू इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद दोबारा से IFR अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स और वाई, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेपरेट एंट्री अगर आपको पास करनी है तो ये 6,000 और 4,000 ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्रीज कौन सी होंगी अब, तो पहले गुडविल की एंट्री करोगे आप, और देखो जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब ये होता है कि मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट ना करके क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। अब एडजस्टमेंट करने के लिए ना आपको कितनी आइटम एडजस्ट करनी है, ये वाला जो आइटम है ये भी एडजस्ट करना है, ये तो गुडविल है, ये तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में 2 आइटम एडजस्ट करनी है आपको, तो आप एक काम करो, आप ना यहाँ पे एक वैल्यू बना लो, नेट वैल्यू, जिसे हम क्या बोलेंगे, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग करने के बाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो नेट एडजस्टेड अमाउंट कितना होगा मेरा 24,000 रुपए, ये भी एडजस्ट करना है, और जो जनरल रिजर्व वो कितने का है 23,400 रुपए का, ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को एक काम करो प्लस कर लो 47,400। अब इसको यूज करके हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। तो ये डालेंगे डन। अच्छा, अब इसमें आप वैल्यू कैसे बनाओगे, सेम वही एरिया, पर्टिकुलर एक्स और वाई, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो अब इसमें आप जो वैल्यू यूज करोगे इस अमाउंट को, इसे यूज करो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, किस रेशियो में, किस रेशियो में डालोगे, पहले इस रेशियो में, नई रेशियो क्या हो गई है 1:1। तो इस अमाउंट को उठा के डिवाइड मार दो, अपने पास कितना आएगा 47400 डिवाइड बाय 5 इंटू में 3, तो इसे मिल रहे हैं 28440 पुरानी रेशियो के हिसाब से, और इसे मिलेंगे 18,960, और नई रेशियो के हिसाब से कितना मिलेगा इसको 47400 डिवाइड बाय 2 एज द न्यू रेशियो इज इक्वल 23,700 और 23,700। अब इसका 2 पार्टनर है तो एक का कैलकुलेट कर लो, दूसरे का सेम ही आएगा, है ना। तो माइनस कर गया 18,960 रुपए, एक का आ रहा है 4740, दूसरे का भी यही आएगा, माइनस करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेना, ये नेगेटिव आ रहा है दैट मींस क्या करेगा, गेन करेगा, और ये सेक्रीफाइस करेगा मेरा, ठीक है। तो गेन और सेक्रीफाइस हमने निकाल ही लिया, ये मेरा क्या है डिफरेंस, और ये इफेक्ट। एंट्री क्या बनेगी, ये वाला डेबिट
और ये नीचे क्रेडिट। हो गया हमारे पास एंट्रीज। ठीक है, हाँ जी, अगर WCR होता हाँ उसमें एक क्लेम होता हमारा, आएगा आएगा, है वो क्वेश्चन भी, टेंशन ना लो, सब कुछ है। बोलता कि जो बाकी का अमाउंट बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में। नहीं मिलता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बीइंग क्या है ये, जनरल रिजर्व एंड गुडविल एडजस्टेड। वैसे तो 3 एंट्री भी कर सकते हो, बट तीसरे एंट्री को हमने यहाँ कवर कर दिया ना। ये बोला हाँ न्यू रेशियो में डिवाइड हाँ जी, ये भी इस तरीके से डिवाइड होगा, ओल्ड माइनस न्यू करके। ये इन्वेस्टमेंट है कितने की मेरी, इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, रिजर्व कितने का है मेरे पास 20,000 का, इन्वेस्टमेंट कितने की है 30,000 की, और इसका फ्यूचर प्राइस क्या है 20,000 रुपए। तो नुकसान कितना हुआ इन्वेस्टमेंट पे, 10,000 का लॉस हुआ। तो इस लॉस को कवर करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से पैसा निकालेंगे। IFR का मतलब क्या होता है, कभी भी लॉस होगा इन्वेस्टमेंट में तो हम यूज कर लेंगे। तो IFR में पैसा कितना है 20,000, इसमें से 10,000 निकाल के हमने यहां डाल दिया इन्वेस्टमेंट में, खत्म। तो बाकी 10 बच गए, वो 10,000 रुपए यहां इन दोनों को मिल जाएंगे, इनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये हो गया होगा आपका, ये लिख लो सारिज का हो गया। नेक्स्ट एरिया हमारे पास अवेलेबल है जहां पर हम लोगों को ना, ये देखो इस पूरे चैप्टर में ना एक क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा, WCR और IFR। ये पूरा एरिया इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। WCR और IFR से एक क्वेश्चन MCQ में भी आएगा और आपके प्रैक्टिकल एरिया 3 नंबर में भी मिलेगा। तो ये जो WCR है ना, ये क्या है मेरे लिए, दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ अ WCR टॉपिक। ठीक है भाई, जिसको आता है शांत रहो, बाकियों को सुनने दे। हाँ जो शांत, जो जिसको आता है करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना बात करे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, XYZ हमारे पास पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 दिया हुआ है, डिसाइड करते हैं फ्यूचर रेशियो क्या रखेंगे 2:3:5। जनरल रिजर्व को क्या ये हमारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री दिखानी है मुझे बस, सिंपल। जो कितने रुपए का है 1,20,000 रुपए का है, सिंपल। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या बोला है क्वेश्चन ने कि आपको एंट्री दिखानी है जब हमारे पास कोई क्लेम नहीं है। देखो सबसे पहले काम क्या है, कर ले अपना मुंह बंद करके, अपना आप कर ले, या यहां आजा बैठ जा। ठीक है, पहला केस, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, जब भी WCR मिलेगा ना, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्लेम। सबसे पहली प्रायोरिटी, जो भी पैसा तुम्हारे पास इसके अंदर अवेलेबल है वो सारा पैसा कहां ले जाओगे, क्लेम में। लेकिन अगर क्लेम नहीं है तो अगला पार्ट क्या होगा, सीधा डिस्ट्रीब्यूशन। बस हो गया हमारा काम। अब इस वाले फर्स्ट केस में क्या बोला क्वेश्चन ने, कोई क्लेम नहीं है, अगर यहां 0 है तो जितना भी तुम्हारे पास यहाँ 1,20,000 पड़ा हुआ है, ये सारा पैसा कहां जाएगा, यहां 1,20,000 में। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री क्या बनेगी पहले वाले केस में, WCR अकाउंट डेबिट टू X, Y और Z। ठीक है, इसके बाद डिटेल्स फ्रेम कर। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, थोड़े शांत रहो, जरूरी है आपस में पूछना। ठीक है, और अगर ज्यादा ही आता तो एक काम करो, उठो और जाओ। 1,20,000 का अमाउंट है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में करोगे। क्या अमाउंट आएगा रेशियो में, ये डाटा दिया हुआ है 5, 3 और 2 का कितना वैल्यू आएगा 60। देन उसके बाद हमारे पास सीधा 10 से डिवाइड करके 36 और ये आ गया मेरा 24। डन, फर्स्ट एरिया कंप्लीट। सेकंड एरिया क्या है मेरे पास, इसमें सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि हमारे पास क्लेम कितने का आया, क्लेम आया 1,20। क्या हमारे पास रिजर्व है इतना, यस, जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम आ गया। दैट मींस जितना पैसा अवेलेबल था सारा का सारा यूटिलाइज हो गया किसमें, क्लेम के अंदर। तो यहां क्या लिख दोगे आप, टू क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन, दैट्स इट। तो पूरा 1,20,000 रुपए आपने क्लेम कर दिया, 1,20,000 का पूरा यूज हो गया, खत्म। देन सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट क्या लिखा है इसमें, थर्ड में कह रहा है इस बार हमारी लायबिलिटी में क्लेम कितने का आ गया 80,000 का। देखो अगर 80,000 का क्लेम आया, इसका मतलब क्या हुआ, WCR इसमें से क्लेम में कितना पैसा जाएगा 80,000। क्या इसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, तो अगर पैसा बच गया तो वो कहां जाएगा, यहां पे कितना पैसा बचेगा 40,000। तो एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन
WCR, ये लायबिलिटी ही है हमारे पास, तभी तो क्रेडिट आई है। तो 1,20,000 रुपए में से हमने 80,000 रुपए डाल दिए सीधा क्लेम के अंदर, जो बैलेंस शीट में जाएंगे सीधा, और बाकी पैसा डिस्ट्रीब्यूट यहां डाल देंगे, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना अमाउंट होगा, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट मार दोगे, 40, 20, 12 और 8, डन। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट डी, इसमें क्या बोला है, देखो इस बार क्लेम कितना आ गया, इस बार क्लेम हो गया जरूरत से ज्यादा, इतनी तैयारी भी नहीं कर रखी हम लोगों ने, नुकसान ज्यादा हो गया। तो अब अगर नुकसान हो गया, यहां पर कितना आएगा, 1,40,000 का क्लेम आ गया। बट 1,40,000 के क्लेम के लिए क्या पैसा है तुम्हारे पास, एक BC है, तो आप क्या करोगे, जितना पैसा अवेलेबल है यहां पे उतना तो यहां डाल दो, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन का गैप देके आप क्या लिखोगे इधर, क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन कितने रुपए का आया, 1,40 का। तो भैया जो बैक की पैसा बच गया है 20,000 रुपए का, क्या करोगे आप, ये पहले जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, उसके बाद इसी का, इसकी 2 एंट्री होंगी, एक एंट्री तो ये होगी रिवैल्यूएशन वाली, एक एंट्री में जो ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है वाला, ये पार्टनर्स बियर करेंगे, तो उसकी एंट्री X, Y और Z, देन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये अमाउंट यहां से हम रिकॉर्ड करके बैलेंस कर देंगे। तो अमाउंट कितना है, 20,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट है जो पार्टनर्स बियर करने वाले हैं, तो ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड मार दो, 6, 10, 6 और 4, ठीक है। तो ये लास्ट वाले पॉइंट की हमारे पास एंट्री बन जाती है, और यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम, कोई भी केस निकाल के दे देगा और सिंपल सा पूछेगा, बताओ भाई रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, या फिर क्लेम में कितना डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन में एंट्रीज पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट ही करना है हमेशा, इसमें एडजस्ट नहीं करना, बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट ही होता है सारा, जितने भी स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं वो सारे के सारे। डन, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारा IFR के ऊपर कवर होगा, क्योंकि IFR के जितने केसेस बन सकते हैं सारे कवर हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है जी। तो देखो IFR हमारे पास है ये रहा, IFR। अभी हमने जो केस किया था क्वेश्चन, उसमें IFR का केवल एक केस किया था, है ना, जो क्वेश्चन में गिवन था। इसमें क्या है, IFR जितने केस बन सकते हैं तुम्हारे पास 4, उस सारे केसेस यहाँ कवर हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ ना 3 चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या, पहली बुक वैल्यू, दूसरी मार्केट वैल्यू, और इनका कंपैरिजन करने के बाद ही आपको मिलेगा लॉस, ठीक है। अब देखो बुक वैल्यू कितनी है फर्स्ट केस में, फर्स्ट वाले में, कोई रोल नहीं होता इसमें, IFR WCR में न्यू रेशियो कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सब स्पेसिफिक रिजर्व है, ठीक है। देखो बुक वैल्यू कितनी है मेरी इन्वेस्टमेंट की, 2 लाख की है। मार्केट वैल्यू पहले केस में कितनी है, क्या लिखा है, 2 लाख। तो क्या कुछ लॉस हुआ मेरा, अब अगर लॉस हुआ ही नहीं है तो इस IFR का क्या करोगे आप, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट मार दो आप, ठीक है। क्या एंट्री बनती है तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, IFR अकाउंट डेबिट टू A, B एंड C, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो अमाउंट है कितना, 18,000 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये कितना है 432, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना, 2,000, तो 2 4 जा 8, 6 और 4, डन। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री, अब सेकंड एंट्री में देखो लॉस कितना हुआ है, हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी है, 191 की है, लेकिन अगर बुक वैल्यू देखी जाए 2 लाख की है, तो लॉस कितना हुआ, इस बार लॉस हुआ मेरा कितना, क्या ये लॉस हम कवर कर सकते हैं, यस, क्योंकि हमारे पास रिजर्व कितने का है, 18,000 का। तो आप इसमें क्या करोगे, IFR में से 18,000 में से कितना निकाल लो, 9,000 निकाल के कहां डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ये इन्वेस्टमेंट में आ गए। बाकी जो पैसा बच गया वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। ये अभी जो क्वेश्चन के अंदर केस था ना, ये वही वाला केस है, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा, 9,000 बच गया ना मेरा, तो 9,000 जो बचा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट मार देंगे, 4, 3 और 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड केस में क्या बोला, इस बार क्या हुआ है, 18,000 इस बार नुकसान की जगह क्या हो गया, फायदा हो गया, है ना, क्योंकि 2 लाख की वैल्यू 2,18,000 हो गई है। तो इस बार लॉस ना होके क्या हो गया, मेरे को इस बार प्रॉफिट मिल गया, वो भी कितना, 18,000 का।
तो देखो सबसे पहला अगर प्रॉफिट मिला तो इसका मैं क्या करूं, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। क्या करोगे, सारा पैसा बच जाएगा। इस बार मेरी एंट्री बनेंगी अलग अलग, क्या क्या, 3 एंट्री बनेंगी इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पॉइंट में। तो IFR का जो पैसा है वो सब में बटेगा, ABC। तो जितना अमाउंट है मेरा सारा बांट दो आप, 18,000 का अमाउंट कितने रुपए का, 8, 6 और 4। अब जो फायदा हुआ ना, वो फायदा कहां जाएगा, सबसे पहले वो फायदा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, उसकी एंट्री। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हुआ, उसकी वाली एंट्री करो, कौन सा वाला, तीसरी ये थर्ड केस है, C वाला। देखो इसमें 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई है, 218 की हो गई है। तो 2,18,000 के होते ही 18 का प्रॉफिट हुआ। 18 का प्रॉफिट हुआ तो इसका क्या करोगे, क्योंकि इसका यूज तो केवल लॉस में होता है। अगर इसका यूज कुछ अभी नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म कैसे होगा, ओल्ड रेशियो में, ये हो गया। अब अगली एंट्री में आप क्या करने वाले हो, जो ये फायदा हुआ ना इस 18,000 का, ये फायदा कहां जाएगा, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेनिफिट्स कहां जाते हैं, क्रेडिट साइड पे, इसीलिए क्रेडिट साइड पे डाल दिया। और इसमें फायदे से क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब एसेट्स बढ़ेगा, और एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब जो ये फायदा हुआ है, ये फायदा हम कहां डालेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में डालेंगे। तो उसकी एंट्री, क्योंकि फायदा अगर पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। कितना अमाउंट, पूरा 18,000 का फायदा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा पूरा अमाउंट, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री। अब जो नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ है, देखो कितना नुकसान हुआ है, 27,000। देखो इस बार नुकसान ज्यादा हो गया हमारे को थोड़ा सा, ठीक है। तो इस बार हमारा अगर ये 2 लाख से कंपेयर किया जाए इस वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना निकल के आ रहा है, 27,000। तो 27,000 का लॉस अगर है तो क्या इतना नुकसान हम झेल सकते हैं, नहीं। तो जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है वो कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। किस रेशियो में झेलेंगे, अपनी ओल्ड रेशियो में झेलेंगे, ठीक है। उसकी एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, पहली एंट्री, सबसे पहले तो आपको जो नुकसान हुआ है, IFR अकाउंट डेबिट टू, IFR को रिवॉल्यूशन में डेबिट होगा, बिकॉज एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ है वो भी डेबिट होगा ना। और इधर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरानी पड़ेगी हमें कितने रुपए से, 27,000 से। बट इसमें 18,000 तो है हमारे पास, तो 9,000 नहीं है, वो रिवॉल्यूशन में जाएगा। और ये 9,000 रुपए किस अकाउंट में जाएंगे, फिर पार्टनर्स के अकाउंट में, जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे। ABC अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री इसकी हो जाती है। तो ये अमाउंट कितना आएगा, 9,000 का अमाउंट इधर, और नुकसान बियर करेंगे सारे के सारे अपनी ओल्ड रेशियो में, 4, 3 और 2, ठीक है। तो दीज आर दी एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सारे केसेस कवर हमारे, ठीक है। ये लिख लो सारे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ। नाउ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमें कवर अप करने हैं, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन है, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट जो टॉपिक है ना यार, इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो उसको भी रिवाइज कर लेंगे, हालांकि आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई दिक्कत होगी किसी को, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेंगे। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या दे रखा है, X, Y और Z पार्टनर्स हैं, 5:3:2 का रेशियो दिया हुआ है। ये लोग डिसाइड करते हैं फ्यूचर में रेशियो क्या रखने वाले हैं, 2, 3 और 5, मतलब ओल्ड रेशियो नए रेशियो मिल गई। एंड आगे एक लैंग्वेज बोली गई है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स, और आगे लिखा है विदाउट अफेक्टिंग देयर वैल्यूज बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, वो क्लियर है। इसका मतलब आगे इसमें आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फिर आप इसमें एडजस्ट करोगे, कैसे पता, अगर वो डाटा ना दे तो, यहां तक बोल दे क्वेश्चन में बस, तब क्या करोगे, तब एडजस्ट करोगे या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नहीं, तब भी आप एडजस्ट ही करोगे, बिकॉज लैंग्वेज में क्या लिखा है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मतलब आपकी बुक्स में जो वैल्यूज है ना, उनमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। और चेंजेस कब नहीं आएंगे, जब आप सेम डाटा को आगे कंटिन्यू करोगे। ये सारे डाटा कंटिन्यू होंगे ना फ्यूचर में भी, तब तो आपकी वैल्यू अफेक्ट नहीं करेगी। अगर ये सारे वैल्यू 0 हो जाते हैं, दैट मींस क्या, वैल्यू चेंज हो गई आपकी, वैल्यू चेंज हो गई मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका, ठीक है। तो आपको वैसे काम करना है। अभी मुझे क्या क्वेश्चन ने बोला
इन सभी को एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, एक सिंगल एंट्री पास करनी है। अब सिंगल एंट्री पास करने के लिए हमेशा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट एडजस्टेड अमाउंट। तो इन सभी को एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालोगे आप, पर्टिकुलर रुपीस। क्या क्या चीजें हैं, पहला आइटम जनरल रिजर्व, ये पैसा पार्टनर्स को दिया जाता है तो प्लस होगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब फायदा है तो पार्टनर्स को मिलेगा तो ये भी प्लस होगा 24,000 रुपए का। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये हमारे एसेट्स साइड पे मिलता है इसीलिए आप इसे क्या करोगे, माइनस करोगे 12,000 रुपए का अमाउंट। तो फाइनल वैल्यू कितनी आती है, 18,000 रुपए की अमाउंट। ठीक है, 30,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो दिस इज द नेट एडजस्टेड अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम बनाएंगे टेबल। क्या लिखोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो कितना गेन और कितना सेक्रीफाइस, कौन कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइस करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं हमेशा, पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, हो गया हमारा काम। ओल्ड शेयर कितना है, 532 में बटेगा, मतलब ये 18,000 का अमाउंट इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। कितनी वैल्यू आती है, 9,000 रुपए। ठीक है, और ये 3600 रुपए की अमाउंट आ जाती है। फिर उसके बाद 5,400, फिर इसके बाद ये रेशियो बन जाएगी नई रेशियो, तो नई रेशियो के हिसाब से यहाँ वैल्यू डालोगे तो ये आता है सेम वैल्यू और ये 9,000 रुपए। डन। तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है इधर, 2400 नहीं 5500, 5400, 5400 का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा से पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला पहला वाला पॉजिटिव है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो एंट्री बन जाती है हमारे पास तीसरी। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, जो क्वेश्चन ने मांगी है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5,400 एंड 5,400, नरेशन में बीइंग जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडजस्टेड। ठीक है, सबको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट करवा दिया, हमारा काम खत्म। डन। तो दिस इज इट, इसे लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन में चलो। 3 क्वेश्चन और बचे हमारे पास करने के लिए। हाँ जी, क्या ये देख, ये इसमें ना मैंने एडजस्ट करके सबकी वैल्यू निकाल ली। तो जितने भी क्रेडिट वाली आइटम है सबको एक साइड डालते हैं और जितने भी डेबिट साइड वाली आइटम सबको एक साइड डाल दें। अब जैसे जनरल रिजर्व यहाँ मिलता है क्रेडिट साइड पे, पीएनएल बैलेंस का कौन सा है, क्रेडिट है, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। दैट मींस ये देने वाले आइटम होते हैं। और डेबिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड होता है, सारे लॉसेस। तो डेबिट साइड पे एक ही आइटम थी एडवर्टाइजमेंट वाली, कितने की आइटम है ये, जो भी अमाउंट था इसका। ठीक है, ये 12,000 का है तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा। इन दोनों को तो मैंने प्लस कर दिया इधर और इसको माइनस कर दिया, तो नेट एडजस्टमेंट अमाउंट कितना निकला, ये निकला। और ये बैलेंस कौन सा है, ये क्रेडिट वाला बैलेंस है ना। तो क्रेडिट वाला बैलेंस मतलब प्रॉफिट को डिवाइड करना है आपको, तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए एंट्री बन जाती है सेम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अच्छा, अगर इसी में मेरा ये जो एडजस्टमेंट अमाउंट था ये नेगेटिव आता, तब हम कैसे एडजस्ट करते हैं, एंट्री उल्टी हो जाती है उसके अंदर आपकी। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग टू गेन वाली एंट्री बन जाती है उस केस में आपकी। ठीक है, चलो क्या बोल मतलब ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके न्यू रेशियो में करना ये रेशियो बदली है इन लोगों ने, ओल्ड रेशियो दे रखी है, नई रेशियो दे रखी है। तो दोनों रेशियोज के बदलने से हमारे इन आइटम्स के शेयर के अंदर डिफरेंसेस आएंगे। लेकिन पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, इन्हें खत्म मत करो कि बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ा जाता है। ये कह रहे हैं इनकी वैल्यू को ना हम चेंज नहीं करना चाहते, इसीलिए इसको आगे कंटिन्यू करवा लें। अब कंटिन्यू करवाएंगे तो नुकसान जो भी हुआ, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। जैसे इसमें देखो इस वाले पॉइंट में अगर ये सबका मेल जोल करके हमने अमाउंट कितना निकाला, 18,000 का क्रेडिट, दैट मीन्स 18,000 का फायदा इन लोगों ने जोड़ के रखा हुआ है। अगर एक्स की बात करें तो पुराने शेयर के हिसाब से इसके अंदर से एक्स को कितना मिलता, 9,000 मिलते। नए वाले शेयर के हिसाब से कितना मिल रहा है उसे, 3,600। तो इसको तो नुकसान हो गया ना फालतू का बैठे बैठाए। ठीक है, तो फायदा किसको हुआ होगा, इसको फायदा हुआ है जेड को। जेड को कितना फायदा हुआ है, पहले से मिल रहे थे 18,000 में से कितने, 36,000 अब कितने मिल रहे हैं, 9,000। इसको सेम फायदा हुआ। तो हम एडजस्टमेंट कराते हम क्या करते हैं, जिसको फायदा हुआ उसका फायदा निकाल कर जिसको नुकसान हुआ उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये होता है एडजस्टमेंट।
ठीक है, कि भैया साथ में काम करना है तो जो ये एक ही बार होगा, बस स्टार्टिंग में कर देंगे, काम खत्म। क्योंकि रेशियो केवल रेशियो तो बदली है ना, किसी का पैसा डला है एक्स्ट्रा ना कुछ और हुआ है, क्योंकि जब ये पैसा एक्यूमुलेट किया गया था तो इस रेशियो में किया गया होगा, ओल्ड रेशियो में। लेकिन रेशियो बदलने से क्या हो गया भाई, शेयर बदल गए, जितना जितना जिस चीज को फायदा नुकसान हुआ वो आपस में ये लोग सेटलमेंट करवा लेते हैं बस, और कुछ नहीं होता इसमें। देन चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब जो अगला हमारा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसे लगा लो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसका 1 मार्कर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। और अगले आने वाले 4 चैप्टर, 5वां और 6ठा, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन सब में ये चैप्टर आपका काम करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग, यहाँ पे देखो, इसमें डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं सारे के सारे किसी भी तरीके के कोई भी लॉस वगैरह होगा। क्रेडिट साइड पे जितने भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, गेन होते हैं, वो सब रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड पे। अब लॉसेस का मतलब नुकसान हुआ, तो नुकसान एसेट्स और लायबिलिटी में कैसे हो सकता है भाई, देखो एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो लॉस होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड आपको क्या मिल गया, लायबिलिटी मिल गई, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से लायबिलिटी बढ़ी रही है ना। तो ये सारी आइटम क्या है, लॉसेस वाली आइटम यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। और फायदे किधर रिकॉर्ड होंगे, इधर। फायदे कब होंगे, जब एसेट्स बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाता है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, एसेट्स बढ़ी रहे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब पहले वो एसेट्स हमारे नजर में नहीं था, लेकिन बाद में हमें पता लगा अरे यार एक कंप्यूटर पड़ा हुआ साइड में, इससे यूज तो हम कर रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट में नहीं है, तो बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देता है। तो फायदा ही हुआ ना, फायदे सारे कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो ये अकाउंट सिंपल सही है, हमने बहुत बार बनाया है, आप लोगों को इसमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आ जाओ इसके अगले एरिया पे, इसके एंट्रीज में दिक्कत आती है मोस्टली। तो एंट्रीज वाला जो एरिया है वो क्या करोगे आप, पास सिंपल सिंपल एंट्रीज बनती हैं। तो एंट्रीज करते टाइम ना आप बस ये सोचा करो, एंट्रीज में जितने भी मेरे एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट, घटेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटीज में भी होता है, या तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, लायबिलिटीज बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। इस रूल को फॉलो करते हुए एंट्रीज फ्रेम करो बस। अब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ये दोनों सूरतों में क्या होगा, डेबिट ही होगा, है ना। तो इसमें डेबिट ही करना है आपको, अनरिकॉर्डेड एसेट्स वाले भी और इंक्रीज इन एसेट्स वाले भी डेबिट ही होंगे। देन उसके बाद डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ये भी डेबिट ही होगा। तो देखो आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, दोनों डेबिट ही हो रहे हैं ना। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, सबको डेबिट, और ये सब डेबिट मिलकर क्या कर रहे हैं, फायदा ले क्या रहे हैं ना। फायदे कहां जाएंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, इसीलिए सारा अमाउंट जुड़कर कहां चला जाता है, ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। देन फिर उसके बाद अब जितने लॉसेज हुए हैं, ये लॉसेज का पार्ट है वाला है, जो एंट्री वाला पार्ट है। लॉसेज में क्या लिखोगे आप इधर, टू, ये वाला एरिया, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी या फिर डिक्रीज इन एसेट्स। तो ये देखो डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट ही हो रहे हैं ना, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड अगर आ गया, लायबिलिटी बढ़ेगी उससे भी, तो वो भी क्रेडिट ही होगा। तो क्या लिखा है, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज और इन डिक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई तो लायबिलिटी बढ़ी, ये भी क्रेडिट। दोनों का सम मिलाकर क्या कर रहा है, ये लॉस क्रिएट कर रहा है। लॉस कहां जाते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, इसीलिए रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब आपको इन दोनों एंट्रीज को बैलेंस करना है, तो ये दो एंट्रीज बनेंगी, एक कोई दो में से एक बनेगा, या तो रिवॉल्यूशन में फायदा होगा या तो रिवॉल्यूशन में नुकसान होगा। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है, तो देखो रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो एंट्री क्या लिखी है प्रॉफिट वाले में, रिवॉल्यूशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर रिवॉल्यूशन में लॉस हो गया, आपका लॉस होगा तो कहां जाएगा, लॉस भी पार्टनर्स के हाथों में जाएगा, लेकिन लॉस में क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल कट जाती है, तो क्या होगा वो डेबिट, और ये डेबिट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्रीज फ्रेम करने के लिए आपको डाटा बन गया, ठीक है, एंट्रीज क्लियर है। देन अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चन ही देखते हैं सीधा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स वाई जेड हमारे पास पार्टनर्स हैं, हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तुम्हारे पास इसके अंदर, ठीक है। जनरल पास करो, जनरल पास कर लेंगे, हाँ देखते हैं एंट्रीज पास करनी है, क्या करना है, जनरल बनाना, जो भी करना है देख लेंगे।
दोनों क्या करना है? तो XYZ पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या है? 5 3 और 2, होल रेशियो 4 3 और 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब डाटा में क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट्स का ये सब एसेट्स और लायबिलिटी है, इनका पुराना वैल्यू और इनका नया वाला वैल्यू। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कह रहा भैया मेरे को बताओ, रिवोल्यूशन अकाउंट बना के दिखाओ और इन सभी की एंट्रीज भी पास करके दिखाओ। ठीक है कि भैया एसेट्स और लायबिलिटी में जो बदलाव आया है ना, उसका क्या करोगे आप? तो सिंपल है, अब बदलाव आया है तो हम बदलाव को रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्वेश्चन ना बताए तो आपको क्या करना है? ठीक है, तो क्या करोगे आप? सिंपल सॉल्यूशन में सबसे पहले आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट बना लो। हाँ तो वो तो मैंडेट लिखना ही होता है यार, ये तो इन द बुक्स ऑफ XYZ प्रॉपर मेंशन करोगे, उसके बाद अकाउंट वगैरह बनाना स्टार्ट करोगे। हाँ जी, रिवोल्यूशन अकाउंट बोला है क्वेश्चन ने, अकाउंट बनाओ प्रॉपर। अब देखो इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स। 22 से बढ़कर कितना हो गया? वो 25। फायदा हुआ, कहाँ जाएगा फायदा? क्रेडिट साइड पे कितना जो फायदा हुआ बस उतना फायदा रिकॉर्ड करो। किस नाम से? इन्वेस्टमेंट के नाम से। अगला प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है, क्या हो रहा है? ये 25 से घटकर कितना रह गया? 20। 5 का लॉस हुआ तो लॉस यहां आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इधर? प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हुआ है? एप्रिसिएशन, बढ़ गई वैल्यू, तो बढ़ गई है तो किधर जाएगी वैल्यू? क्रेडिट साइड पे, यहां डाल देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बढ़ गई है वैल्यू, क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, तो डेबिट होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स होते हैं, घट रहे हैं, नुकसान होगा, तो 10,000 रुपए के सन्ड्री डेटर्स ये आपके आ जाएंगे। देन उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, तो ट्रेड क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी घटेगी तो फायदा, फायदा डाल देंगे क्रेडिट साइड पे। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने रुपए का? 10,000 रुपीज का। दैट्स इट। इसके बाद जितने पार्टनर हैं उसके एक एक्स्ट्रा लाइन छोड़नी है आपको। कितने पार्टनर हैं? 3। तो यहां से 4 लाइन का गैप देके बैलेंस कर दो, कम से कम दोनों तरफ 4 लाइन होनी चाहिए। तो कौन सी वाली साइड बड़ी आ रही है? ये बड़ी आ रही है। कितनी आ रही है ये? 23,000। तो ये भी कितनी आनी चाहिए? 23,000। और यहाँ क्या लिखोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा सारा पैसा, एक्स वाई और जेड। कितना बैलेंस बचेगा? बैलेंस ये कितना आ रहा है? 23,000 में से कितना माइनस करना है? 15,400। 16,000 माइनस कर दो सीधा और 600 ऐड कर दो, तो 7,600। किस रेशियो में? 5 3 2। तो 10 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा निकाल के, कितनी वैल्यू आएगी? 1520। और इसको आधा कर देंगे तो वैल्यू कितनी आती है? 3800। ठीक है, और 3800 कितना? 1520 और ये 760, दोनों को उठा के ऐड कर दो, यही वैल्यू 2380। 2280 आएगा। 2280 ये हो गया। अब जनरल एंट्री अगर पास करनी है तो क्या करना है? सेम काम। तो जनरल एंट्रीज कैसे बनेंगी? अब देखो अगर आप अकाउंट बना लेते हो ना तो जनरल एंट्रीज बनाना और सिंपल है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे और कितनी वैल्यू डालोगे रिवोल्यूशन अकाउंट की? एंड अमाउंट छोड़ दो, पहले डिटेल्स डाल लो, कितनी आइटम आप में आपको नुकसान हुआ है, सारा नुकसान है यहां से लेके यहां तक सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। पहला प्लांट एंड मशीनरी, देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लॉस है, देन उसके बाद डेटर, ये होगी वैल्यू। चलो अब इसमें प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 5,000, ये 400 और ये 10,000। टोटल लॉस 15,400 का। देन नेक्स्ट एंट्री, ये सारे फायदे हुए थे, फायदे सब डेबिट होंगे। इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, देन क्रेडिटर, उसके बाद सारा फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सभी की वैल्यू फ्रेम कर दो। पहला फायदा 3,000 का, फिर 10 और फिर 10 और लास्ट में 23। एट लास्ट नेट बेनिफिट कितना हुआ है? देखो इसमें फायदा कितना हुआ है? 23 का, नुकसान कितना हुआ है? ये वाला। तो फायदा है नेट बेनिफिट। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर है तो पैसा पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड पे, डेबिट में रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बस उसकी एंट्रीज बन जाएंगी हमारे पास।
फायदा हुआ है 7,600 रुपए का। सारी वैल्यूज हम निकाल ही चुके थे ऑलरेडी, सबको निकाल दो। सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं किसकी सिंगल एंट्री? ये सारी एंट्रीज किसकी? अब सिंगल एंट्री बहुत टाइम लगेगा। कितनी एंट्री बनाएगा? 3 एंट्री इसकी, 3 एंट्री इसकी, 6 एंट्री हो गई। फिर उसके बाद ये एंट्री अलग करेगा, सबकी नरेशन अलग अलग लिखेगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि एंट्री अलग करने मतलब क्या है, सबके नरेशन आप अलग अलग मेंशन कर रहे हो, इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, और हमारा अकाउंट्स में टाइम कम करना मोटिव होता है, बढ़ाना नहीं है। किसकी? यहाँ पे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड, इसमें और इसमें और इसमें बीइंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी डाल देना। ठीक है, अच्छा देखो इस वाले में मैंने क्या किया है, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो था हमने क्या किया है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट एक केस आता है जहां पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो होता है ना, वो हम डिस्ट्रीब्यूट ना करके एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने का मतलब सेम वही गेन इनटू सैक्रिफाइस वाली एंट्री डाल दोगे आप, बट उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उस वाले केस में ना ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन न्यू फर्म, इन न्यू बैलेंस शीट। जब नई बैलेंस शीट बनेगी ना, तो पार्टनर्स ये बोलते हैं कि भैया हमें ना इनके साथ ही कंटिन्यू करना है, हमें ये वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो इन दैट केस हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकालेंगे और उसको एडजस्ट कर देंगे, खत्म। ठीक है, इसकी एक और लैंग्वेज मिल सकती है आपको, और क्या बोलेगा? पार्टनर्स बोलते हैं, इसको दे देता हूं आपको, इसमें अभी निकाल रखा था, कहां चला गया? कौन सी? बता रहा हूं अभी, एक मिनट रुक जाओ। अगर डाटा में आपको एंट्रीज देगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन का एरिया, कब एडजस्ट करना है, कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, PSR। तो कब एडजस्टमेंट, कब डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें आपको रिवोल्यूशन के लिए स्पेसिफिकली। एक मिनट देखो, ये आपके पास केसेस बनते हैं अलग अलग। तो पहला केस क्या लिखा है? केस नंबर 1, इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनर क्या बोल रहे हैं कि भाई जो भी चेंजेस करने हैं ना वो आप कर लो, और उनको कहां रिकॉर्ड कर दो? बुक्स ऑफ द फर्म में रिकॉर्ड कर दो। इसका मतलब ये होता है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दो। मतलब पार्टनर क्या बोल रहे हैं, हम रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ठीक है, रिकॉर्ड अगर करेंगे तो आप क्या करोगे? देन यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिवोल्यूशन प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो बाय पासिंग अ जनरल एंट्री। सिंपल हो गया हमारा काम, जो भी किया हमने। लेकिन अगर ये केस बनता है, केस नंबर 2, यहां क्या लिखा है? इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनर क्या बोल रहे हैं, भाई हमें अपनी पुरानी वाली वैल्यू से बहुत प्यार है, उसे चेंज मत करो, जैसा है वैसा ही रहने दो, हम पुराने के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, नया नहीं चाहिए हमें। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो निकलेगा ना, उसको आप सिंपली एडजस्ट करवा देना। और जहां भी बात आती है एडजस्टमेंट एंट्री की, हमारा एक ही प्रोसीजर है। क्या निकालोगे आप? सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग रेशियो निकाल लो, और उसके बाद सिंपल एक एडजस्टमेंट एंट्री, वही वाली, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, हमेशा यही करना है आपको। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन नंबर ये रहा तुम्हारे पास, सेकंड केस का। तो क्या लिखा है? ABC पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से डिसाइड करता है नई रेशियो कितनी होगी, 5, 3 और 2। अब देखो लैंग्वेज में क्या लिखा है, दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, भाई हम इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, इनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू बदली नहीं है, वैल्यू तो बदली है ना, फायदा नुकसान तो हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उसे सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री डाल के बस रिकॉर्ड करना है। अब अगर ये केस बनेगा तो आपको क्या करना है, आपको अकाउंट नहीं बना सकते आप इस केस में, क्योंकि अगर आपने अकाउंट बनाया तो उस अकाउंट का बैलेंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस वाले सिनेरियो में आप क्या करोगे, आप यहां पे सिंपल कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट में निकाल लो आप, जस्ट प्रिपेयर द स्टेटमेंट और उससे निकाल लो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या अमाउंट बनेगा तुम्हारे पास, वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे बनता है अमाउंट, देखो कैसे बनेगा। पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा है, मशीनरी क्या हो रहा है, बढ़ रही है,
तो प्लस करेंगे, यहाँ क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन मशीनरी, कितना, 50,000। देन कंप्यूटर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, डिक्रीज इन कंप्यूटर, कितने रुपए का, 25,000 का डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। देन क्रेडिटर्स में क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है तो फायदा हो गया ना फर्म को हमारे लिए, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितने रुपए का, 15,000 का फायदा हो गया। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या हुआ है, बढ़ गए हैं तो नुकसान हो गया, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपए का अमाउंट। नाउ फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट या लॉस, कितना हुआ है, प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन, ठीक है, कितना हुआ है, 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाला टेबल बनाएंगे। तो क्या करोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है, तो शेयर निकालना है मुझे बस। शेयर क्या करेंगे, पर्टिकुलर ए, बी और सी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर इस 30,000 को आप ओल्ड रेशो में बांटोगे तो क्या वैल्यू बनती है यहाँ पे, बताओ, 12 और 6। अब अगर यही अमाउंट 30,000 का इस रेशो में बटेगा तो क्या अमाउंट बनेगा, 15, 9 और 15, 10 और 5, 15, 10 और 5 नहीं, 9 ही आएगा, 9 और 6, 15, 9 और 6, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, इसका 3,000, इसका भी 3,000, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो क्या करेगा, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। लो जी, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। यहां से क्या बनेगी, ए को डेबिट करेंगे और बी को क्रेडिट करेंगे, बन गया हमारे पास एंट्री इसकी, अमाउंट 3,000। क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना है हमेशा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिवोल्यूशन प्रॉफिट की बात करें, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की बात करें, किसी की भी बात करें, सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक्सेप्ट वैल्यूड गुडविल, क्योंकि वैल्यूड गुडविल के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, उसको हमेशा एडजस्ट ही करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए 2 ही स्टेप है वाले, गुडविल वैल्यूड के लिए, ठीक है। देन तो ये तो तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का ही, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्या करना है, इसको आप अपने आप करो, क्योंकि इसमें सेम वही काम करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और उसकी एंट्रीज पास करनी है। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, इसीलिए आपके लिए अभी खुद से करना है आपको, ठीक है।